हमीरपुर में बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिल रहा है। लूटपाट करने आए दबंगों ने पेट्रोल पंप कर्मियों से मारपीट की है और मारपीट में पेट्रोल पंप के कर्मचारी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद वहां पर हो गई। वही फुटेज आपको हम दिखा रहे हैं। हमीरपुर महोबा जिले के सीमा से लगे जोजी गांव का ये मामला बताया जा रहा है। अब यहां पर देखिए पेट्रोल पंप कर्मियों के साथ में मारपीट। हमीरपुर में बेखौफ हो चले बदमाश। तस्वीर आपके सामने किस तरीके से पेट्रोल पंप कर्मचारियों को यहां पर पीटा गया, ये पूरी ही घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पेट्रोल पंप के कर्मचारी घायल भी बताए जा रहे हैं। वहां पर कुछ लोग आते हैं और इस तरीके से पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ में मारपीट करते हैं। ये देखें, मुरादाबाद में डीजे बजाने के विवाद में जमकर मारपीट हुई है। दूल्हा और दुल्हन पक्ष के लोगों के बीच में जमकर मारपीट की खबर है। बारात में दोनों पक्षों के बीच में जमकर लात घूंसे चले। शिकायत मिलने के बाद पुलिस दोनों पक्षों को लेकर थाने गई। डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ था। दूल्हा और दुल्हन पक्ष के लोगों के बीच में मारपीट की खबर सामने आ रही है। बारात में दोनों पक्षों के बीच में लात घूंसे यहां पर खूब चले और शिकायत मिलने के बाद पुलिस अब दोनों ही पक्षों के लोगों को लेकर के थाने चली गई है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर विवाद हुआ। डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ था और फिर ये विवाद मारपीट में तब्दील हुआ। काफी देर तक ये हंगामा, दूल्हा और दुल्हन पक्ष के लोग आपस में इस तरीके से भिड़े। पुलिस यहाँ पर पहुंची, जिसके बाद दोनों ही पक्षों को लेकर के थाने पुलिस की टीम पहुंची। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर है। लखीमपुर खीरी में युवक की बेरहमी से पिटाई की गई है। दबंगों ने एक युवक को दौड़ा कर पीटा और युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पत्नी के सामने ही युवक की जमकर पिटाई की गई। लखीमपुर खीरी से खबर, युवक की बेरहमी से पिटाई यहां पर हुई है। दबंगों ने एक युवक को वहां पर दौड़ा कर पीटा। ये वीडियो भी आप देख पा रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है। खबर यह कि पत्नी भी वहीं पर मौजूद थी और पत्नी के सामने युवक की जमकर पिटाई यहां पर दबंगों ने की। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान ले लिया है। केस दर्ज किया गया है पुलिस की तरफ से। लखीमपुर खीरी के बड़ा गांव का ये मामला। प्रयागराज से बड़ी खबर है। प्रयागराज में डिप्टी सीएमओ का होटल में शव मिला और होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में डॉक्टर सुनील सिंह का शव मिला है। सिविल लाइन इलाके में मिला शव। इलाके में इस के बाद से सनसनी फैली हुई है। होटल के कमरे में पंखे से लटकता हुआ शव मिला। मामले की छानबीन में अब पुलिस जुटी हुई है। प्रथम दृष्टया आत्महत्या का ये मामला लग रहा है। पुलिस ने ये बात अभी बताई है। वाराणसी के रहने वाले थे डॉक्टर सुनील कुमार सिंह। हर दिन वाराणसी से प्रयागराज वो आते थे ड्यूटी करने के लिए। अचानक से ये उनका शव मिला, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। अब प्रथम दृष्टया पुलिस के अधिकारी ये कह रहे हैं कि आत्महत्या का ये मामला लग रहा है, आत्महत्या का ये प्रकरण लग रहा है, लेकिन असल वजह क्या है इसको जानने की कोशिश होगी। होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में सुनील सिंह का शव मिला। सिविल लाइन इलाके में शव मिला है और पूरे ही इलाके में अब सनसनी फैली हुई है। होटल के कमरे में पंखे से लटका हुआ शव मिला है। पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है और पहली बार देखने में पुलिस के अधिकारी ये बता रहे हैं कि आत्महत्या का मामला लग रहा है। डिप्टी सीएमओ का शव होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है, जिसके बाद से हड़कंप प्रयागराज में। वाराणसी के वो रहने वाले बताए जा रहे हैं और वाराणसी से ही वो लगातार ड्यूटी पर प्रयागराज आते थे। अब ये आत्महत्या का मामला है या फिर हत्या का मामला है, हर एक एंगल से पुलिस जांच कर रही है। अभी पुलिस का ये बयान सामने आया कि पहली बार देखने में ये आत्महत्या का मामला लग रहा है, लेकिन अभी जांच को आगे बढ़ाया जाएगा, उसके बाद ही पूरी स्थिति साफ हो पाएगी। वो होटल में रुके थे रूम नंबर 106 में और वो अंदर से दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। मौके पे पुलिस आई, थाना देखा है, एसीपी आए और मेरे द्वारा भी यहाँ विजिट किया गया। तो जब गेट खोल के देखा है तोड़ के और फील्ड यूनिट को भी इसमें बुलाया गया था, तो वो जो पंखा है रूम में, उससे उनका जो बॉडी है वो पार्शियल हैंगिंग सिचुएशन में मिली थी। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मुझे पुलिस लाइन सिविल लाइन में जो पुलिस चौकी है वहाँ से एक सूचना मिली कि बिटोला होटल में आपके डॉक्टर साहब रुके थे, तो कि उन्होंने जो है वो सुसाइड कर लिया। लेकिन ये डॉक्टर साहब है डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जो है यहाँ पर डिप्टी सीएमओ के पद पर कार्यरत रहे हैं। पिछले 1 साल से ये यहाँ पर रहे हैं। ये बनारस के रहने वाले थे और बनारस से अभी पिछले साल ही वो ट्रांसफ़र होकर के यहाँ पर आए।
और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ प्रयागराज से हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन जुड़ चुके हैं। मोइन, अभी क्या बता रही है पुलिस? क्योंकि पहली बार तो पुलिस ने ये कहा कि आत्महत्या का ये मामला लग रहा है, लेकिन अभी इस वक्त पुलिस के अधिकारी कुछ बता पा रहे हैं? देखिए, आपको बता दें कि अभी भी पुलिस जो है वो किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि जो डिप्टी सीएमओ डॉक्टर सुनील कुमार सिंह थे, उन्होंने खुदकुशी की है, लेकिन मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। खुदकुशी की कोई वजह भी समझ में नहीं आ रही है। दरअसल ये वाराणसी के रहने वाले थे और प्रयागराज डेली अप डाउन करते थे, और कभी उनको अगर रात को काम होता था तो वो एक दिन पहले आ जाते थे और यहाँ किसी न किसी होटल में ठहरते थे। कल भी वो यहाँ पर आए। उनके परिवार में भी किसी से कोई रंजिश नहीं थी। पारिवारिक जो रिश्ते थे वो भी बेहतर थे, और डिपार्टमेंटल अगर बात करें तो डिपार्टमेंटल भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी जिसकी जो कि आत्महत्या की वजह बनती थी। यही वजह है कि जो परिवार वालों ने बयान दिया है, जो सहयोगियों ने और ड्राइवर ने बयान दिया है, उसके बाद पुलिस को शक हो रहा है कि कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है। बहरहाल पुलिस हर एंगल पर तफ्तीश कर रही है और पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि अगर परिवार के लोग कोई शक जताएंगे, कोई शिकायत करते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, और परिवार के लोग क्या मोइन वाराणसी से पहुंच चुके हैं प्रयागराज, या फिर पुलिस वहीं पर जाकर के पूछताछ करेगी वाराणसी में ही? देखिए, वाराणसी में सूचना दे दी गई थी, उसके बाद परिवार के लोग धीरे धीरे कर प्रयागराज पहुंचना शुरू हो गए हैं, और जो पुलिस है वो जो परिवार के लोग हैं उनसे बातचीत कर रही है। अभी वो चूंकि सदमे में है, अभी अब से कुछ देर पहले ही पहुंचे हैं, तो पुलिस चाहती है कि कुछ देर वो सामान्य हो लें और उसके बाद उससे उनका बयान दर्ज करेगी। और परिवार के लोग कोई शिकायत दर्ज करते हैं, किसी के खिलाफ कोई आशंका जताते हैं, तो पुलिस उसमें भी पूछताछ करेगी और अगर उचित कार्रवाई की जरूरत होगी तो वो भी की जाएगी। इस तरीके का दावा अफसरों की तरफ से किया जा रहा है। ठीक है, शुक्रिया मोइन आपका पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। बसपा ने मेयर प्रत्याशियों का लिस्ट जारी किया है। दूसरे चरण के सभी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। कानपुर से अर्चना निषाद बसपा की प्रत्याशी होंगी। मेरठ से खबर है कि सहमत अली प्रत्याशी बसपा की तरफ से बनाए गए हैं। शाहजहांपुर से शागुफ्ता अंजुम को टिकट मिला है। बीएसपी ने मेयर प्रत्याशियों का जो लिस्ट है वो जारी कर दिया, जो सूची है वो जारी कर दी है। दूसरे फेज के सभी प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। कौन कौन कहां से है देखिए आप। कानपुर से अर्चना निषाद बसपा की प्रत्याशी होंगी। इसके अलावा खबर है मेरठ से सहमत अली बसपा प्रत्याशी होंगे। सहमत अली को टिकट दिया गया है बसपा की तरफ से, और इसके अलावा शाहजहांपुर से शागुफ्ता अंजुम को टिकट मिला है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। और हमारे साथी अनुभव शुक्ला जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। अनुभव, ये बसपा की दूसरी सूची हम दिखा रहे हैं मेयर प्रत्याशियों को लेकर, कौन कौन से बड़े नाम? देखिए, बिल्कुल आज नामांकन का आखिरी दिन है दूसरे चरण के लिए, और बसपा की हम कहें तो जो 7 मेयर उम्मीदवार हैं 7 नगर निगमों में, उनकी लिस्ट जारी की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि दूसरी लिस्ट में आप देखिए 7 में से 5 मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनको बीएसपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और यही बात एसी गंगा ने भी 2 दिन पहले बताई थी कि किस तरीके से बसपा का फोकस इस बार मुस्लिम वोट बैंक पर है, और इसीलिए जो 7 उनके कैंडिडेट बचे थे उनमें 5 लोग हो सकता है कि मुस्लिम समाज के, और अब जब लिस्ट सामने आई है तो वही 5 हम चाहे तो नगर निगम जहाँ पर मुस्लिम समाज से आने वाले नेताओं को बीएसपी ने टिकट दिया है। जैसे बरेली को देखिए, यहाँ यूसुफ खान को टिकट दिया, अलीगढ़ में देखिए सलमान साहिब को, इसके अलावा गाजियाबाद में इशारा खान को दिया है, फिर मेरठ में हसमत अली को दिया है, और शाहजहांपुर में शागुफ्ता अंजुम को। तो देखिए, बसपा ने पहले ही कुछ दिनों में तो पहले ही नाम घोषित कर दिए थे, जैसे कि पहले ही अलीगढ़ में कह दिया था कि सलमान साहिब लड़ेंगे। इसी तरीके से जो अयोध्या की अगर बात कर लें तो वहाँ पर राममूर्ति यादव के नाम की घोषणा पहले ही कर दी थी। लेकिन आज एक कंपाइल लिस्ट जो हुआ है वो पार्टी की तरफ से जारी की गई है, और इसमें भी 5 में जो उनके उम्मीदवार है 7 में से जो दूसरे चरण में होने उसमें 5 मुस्लिम समाज के, और पहली लिस्ट आप याद करिए उसमें भी जब 10 नाम आए थे उसमें भी 6 जो मेयर कैंडिडेट थे वो संख्यक समुदाय के थे। यानी पूरा फोकस बसपा का है कि कैसे इस बार मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ रखा जाए, और इसके जरिए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के पक्ष में एक माहौल बनाया जाए। जितनी भी ये सूची सामने आ रही है अनुभव, एक बात बहुत कॉमन है और बहुत सामान्य है हर पार्टी की लिस्ट में, वो है जातीय समीकरण। हर कोई पार्टी इस बात का बहुत ख्याल रख रही है, और बसपा की इस नई लिस्ट में भी वही साफ तौर से दिखाई दे रहा है जिस बात का जिक्र आप भी कर रहे हैं अनुभव। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वही बात सामने आ रही है। आप देखिए 17 में से 11 जो है अगर अल्पसंख्यक समाज के उम्मीदवार हैं मेयर पद के, तो इसे माना जाना चाहिए कि बसपा ने कहीं ना कहीं फोकस किया हुआ है।
आप समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, वहां पर किस तरीके से टिकट दिए गए। आप बीजेपी को देख लीजिए, वहां किस तरह से टिकट दिए गए। कांग्रेस को देख लीजिए। तो हर एक दल की कोशिश यही है। और उत्तर प्रदेश में देखिए, अगर जातीय समीकरणों को हम कहें कि कोई पार्टी नहीं फॉलो करती, ऐसा हो नहीं सकता। विकास की बात भले ही करती है, लेकिन जब चुनाव आता है तो कहीं न कहीं जातीय, क्षेत्रीय इन्हीं समीकरणों को देखकर पार्टियां जो अपने उम्मीदवार घोषित करती हैं। और निकाय चुनाव में भी हमें एक बार फिर यही देखने को मिल रहा है। और इसमें जो अलग अलग नाम हैं, अनुभव, गाजियाबाद, मेरठ हो, अलीगढ़ हो, आगरा हो, साथ में शाहजहांपुर की सीट इस बार बहुत अहम है। पहली बार नगर निगम वो बना के, और कल हमने देखा किस तरीके से सपा में सेंधमारी करके भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित किया। बसपा ने शगुफ्ता अंजुम को यहाँ पर टिकट दिया है। शाहजहांपुर तो पहली बार नगर निगम की सीट घोषित हुई है और ओबीसी महिला के लिए वो सीट रिजर्व है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बीजेपी ने एक तरीके से हमको समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका दिया, क्योंकि वहाँ जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अर्चना वर्मा को अपना उम्मीदवार घोषित किया था और नामांकन से ठीक एक दिन पहले बीजेपी में वो शामिल होती है, फिर उसके 4 घंटे के बाद ही, बीजेपी ज्वाइन करने के 4 घंटे के बाद ही बीजेपी उन्हें शाहजहांपुर में अपना कैंडिडेट भी घोषित कर देती है। लेकिन आज बसपा की जो लिस्ट आई, आप इसमें देखिए, शागुफ्ता अंजुम को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहाँ पर अल्पसंख्यक वोट बैंक भी अच्छा खासा है। तो इसीलिए शायद बसपा ने तय किया होगा कि वहाँ पर हम अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाली ओबीसी समाज की महिला को हम उतारेंगे, और पार्टी ने फिर उनके नाम की घोषणा की है। अलग अलग हिस्सों में जो प्रत्याशी उतारे गए हैं, अनुभव, उनका सबसे पहले तो प्रभाव कितना ज्यादा आपको समझ में आ रहा है, कितना प्रभाव ये रखते हैं? और जिस जीत का दावा बसपा कर रही है, क्या कोई करिश्मा होने की उम्मीद बसपा को है, और वो करिश्मा क्या इस चुनाव में हो पाएगा बसपा के लिए? कानपुर की आप सीट देख लीजिए तो वो महिला के लिए रिजर्व है, और चाहे बीजेपी की बात करिए तो वहाँ पर ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा है, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करिए तो वहाँ पर भी ब्राह्मण उतारा है समाजवादी पार्टी ने भी। लेकिन आप बसपा की लिस्ट को आप देखिए तो अर्चना निषाद यहाँ पर उम्मीदवार जो है उनको बनाया है कानपुर नगर निगम में, और कहीं न कहीं कार्ड खेला है वहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से 2 पार्टियों ने वहाँ ब्राह्मण कैंडिडेट उतारे हैं, तो बसपा ने वहाँ पर जरूर निषाद कैंडिडेट को उतार कर कोशिश की होगी कैसे जो अन्य अदर पिछड़ा है उसको कैसे अपने साथ रखा जाए। लेकिन मेरठ की आप बात करिए तो वहाँ पर हसमत अली को उतारा, हालांकि उनके नाम की घोषणा पहले ही पार्टी कर चुकी थी जिला स्तर पर। शाहजहांपुर में भी जो बात हमने कही कि ओबीसी महिला के लिए रिजर्व थी, तो वहाँ पर शागुफ्ता अंजुम को उतार दिया, क्योंकि वहाँ पर वोट बैंक अच्छी खासी संख्या में है। इसी तरीके से बरेली की बात करिए तो यूसुफ खान को उतारा है बसपा ने, जबकि बीजेपी ने जो है उमेश गौतम को फिर से रिपीट किया है वहाँ पर। तो इस बार बसपा की कोशिश यही है कि कैसे, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में जो मुस्लिम वोट बैंक है वो बसपा से कहीं न कहीं खिसका, और इसका नुकसान बसपा को क्या हुआ, केवल एक सीट पर वो सिमट कर रह गई। तो 2024 के लोकसभा चुनाव है, 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। अनुभव, इसमें भी यही दिखाई दे रहा है। देखिए, बसपा की नजर दूसरों को नुकसान पहुंचाने से ज्यादा अपने कोर वोट बैंक को अपने साथ रखने पर इस लिस्ट में भी ये दिखाई दे रहा है कि अपना जो वोट बैंक है वो कहीं न जाने पाए। देखिए, उसे पता है कि अभी लोकसभा के जब चुनाव होंगे और अगर उसका फॉर्मूला ये फिट साबित होता है तो इसका फायदा उसे लोकसभा चुनाव में भी मिलेगा। और कहीं न कहीं इस तरीके की एक रणनीति हो सकता है कि बसपा अगर यहाँ सफलता मिलती है तो फिर वो लोकसभा चुनाव में भी उसी रणनीति को अपनाए, यानी कि उसी वोट बैंक के सहारे वो लोकसभा चुनाव में भी उतरे। शुक्रिया आपका अनुभव पूरी जानकारी के लिए। सभी पार्टियां सेमीफाइनल के तौर पर इस नगर निकाय के चुनाव को ले रही हैं। सामने लोकसभा का चुनाव है और ये तैयारी लोकसभा चुनाव को लेकर भी बहुत अहम हो जाती है। आगरा से खबर है, आगरा में समाजवादी पार्टी ने निकाय चुनाव के प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। आज मुस्तफा क्वार्टर इलाके में समाजवादी पार्टी के मेयर प्रत्याशी जूही प्रकाश ने पार्षद प्रत्याशी के साथ वोट मांगे। उनके साथ समाजवादी पार्टी महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार कार्यकर्ताओं के साथ वोट मांगते हुए दिखाई दिए। निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भी अपना प्रचार काफ़ी तेज़ कर दिया है। आज मुस्तफा क्वार्टर इलाके में जो समाजवादी पार्टी की मेयर प्रत्याशी जूही प्रकाश और जो वार्ड प्रत्याशी हैं वो महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार के नेतृत्व में लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मैडम, क्या लग रहा है, किस तरह का जन समर्थन मिल रहा है? बहुत समर्थन मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है। मेरी जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया है और मुझे उम्मीद है कि इस बार
बदलाव होगा, क्योंकि जितना प्यार जो उनसे समर्थन मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, मुझे पता है कि जनता ने मन बना लिया कि भाजपा को हटाएंगे, क्योंकि जितना भ्रष्टाचार उन्होंने देखा है, जितनी परेशानियां गली मोहल्ले बस्तियों में देखी है, उनको पता है कि गली मोहल्ले बस्ती की लड़की जो है वो उनकी परेशानियों को दुख को समझ सकती है। किन मुद्दों को लेकर आप जनता की बीच जा रही हैं, क्या किन मुद्दों को रख रही हैं? क्योंकि मुद्दों पर ही राजनीति होती है, उसी से ही बदलाव होता है। सबसे पहले तो मैं ये चाहती हूँ कि कम्युनिटी लाइब्रेरी बने बच्चों के लिए, यहाँ पे हर वर्ग हर समाज के बच्चे हों, उनको फ्री वाईफाई की सुविधाएं मिले, हेल्थ पे काम हो, आसपास स्कूल कॉलेज की गंदगी ना होनी चाहिए, स्कूल की सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, बच्चों के बैठने के लिए बेंचेस होने चाहिए प्रॉपर तरह से, और उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाना चाहिए, खाने पीने का भी ध्यान रखना जाया चाहिए। 223 कुल नामांकन हुए हैं बीजेपी की तरफ से, आपकी तरफ से 73 नामांकन आगरा में हुए, करीब 1/3। तो बीजेपी को इसको भी मुद्दा बना रही, बोले कि इन लोगों को समाजवादी पार्टी को तो कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं। आगरा की ही बात, हमारे 100 वार्ड हैं, इनके 273 आवेदन कहाँ से हो? 223 पूरे 13 निकायों में है, हमारे हर जगह हैं, हमारे समर्थन में भी हैं, जो हमने अपने समर्थन में दिया है, हमारे गठबंधन को भी हमारी गई है, तो उन्हें भी पूरी जानकारी नहीं कर रहे हैं, उसके आधार पर वो समर्थन मांग रहे हैं। एक मैनिफेस्टो भी आज जारी होगा, जिसके आधार पर तय होगा कि किस तरह से इस पूरे इलेक्शन में जनता के बीच जन समर्थन मांगा जाए, किस तरह से जीत दर्ज की जाए। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। बीजेपी ने उसको पूरी तरह से रिमिक्स कर दिया, कह दिए गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए। ये कहीं ना कहीं पब्लिक में इस सॉन्ग के जरिए भी मैसेज है, एक बड़ा काउंटर है बीजेपी का समाजवादी पार्टी पर हमला। पब्लिक में क्या मैसेज है वो तो एक अलग सवाल है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मानसिक स्तर क्या है, वो किस हद तक नीचे जा सकते हैं। राजनीति में जो शिष्टाचार की भाषा होती है उसको पूरी तरह तिलांजलि देती है। ये भाषा सभी लोगों की भाषा नहीं हो सकती, ये भाषा अवांछनीय तत्वों की भाषा हो सकती है। हम राजनीति में हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं और होते हैं, लेकिन हमारे बात करने का तरीका बहुत शालीन होना चाहिए, सभ्य होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का शिष्टाचार से कोई मतलब नहीं। क्या लग रहा था जिस तरह से उन्होंने गुंडों की बात कही, उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगे की उस पूरे सॉन्ग में बात कर रहे हैं, वो जो भी जिन व्यंग वाणों के जरिए बीजेपी सपा को घेरती है, उसको कहीं ना कहीं उन्होंने पूरा सॉन्ग का रूप दे दिया। ये सपा को घेरना नहीं है, ये क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। मैं सोचता हूँ किसी भी व्यक्ति को और किसी भी राज को नापने का सही पैमाना जनता होती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।